हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज जो आपको यूजीसी नेट, यूपीएससी पीएसआईआर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्क्सिस्ट अप्रोच को देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसा कि आपको मालूम है, जो थ्योरीज और अप्रोचेस होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो एक टूल्स की तरह कार्य करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को एनालाइज करने में और उसको अंडरस्टैंड करने में। रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स कैटेगराइज करते हैं आईआर थ्योरीज को दो ब्रॉड कैटेगरीज में, जिसमें पहला आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरीज, जिसमें जिनका प्राइमरी फोकस होता है मेंटेन करना और स्टेबलाइज करना जो करंट इंटरनेशनल सिस्टम है उसको। इस थ्योरीज में इंक्लूड किए जाते हैं रियलिज्म को, लिबरलिज्म को, न्यो रियलिज्म को, न्यो लिबरलिज्म को। दूसरी तरह की जो थ्योरी होती है वो क्रिटिकल थ्योरीज होती हैं। ये जो थ्योरी होती हैं ये एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करती हैं और इस बात पे बल देती हैं, एम्फेसिस करती हैं कि ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए। जैसा ऑर्डर है उसमें परिवर्तन की बात करते हैं। इस प्रकार की जो थ्योरीज है उसमें इंक्लूड की जाती हैं मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट कॉलोनिज्म। अब आइए हम लोग मार्क्सिस्ट अप्रोच को समझते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको। तो अगर 1970s के दौर तक की बात की जाए तो मार्क्सिज्म को इग्नोर किया जाता रहा है वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी के रूप में, क्योंकि वेस्टर्न स्कॉलर्स का यह मानना था कि जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं उन्होंने कोई स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं दिया है। लेकिन 1990s के बाद ये देखा गया है कि जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव रहा है उसको कई इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने अपनी जो थ्योरीज है उसमें अपनाया है, जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी हो गई, इंपीरियलिज्म हो गया, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हो गया। तो जिसके कारण इसका जो महत्व है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको रिकॉग्निशंस भी मिला है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को। अब की फीचर्स क्या है मार्क्सिस्ट अप्रोच को उसको देख लेते हैं। तो ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, यानी इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो सेफ होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से, और पर्टिकुलरली जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके द्वारा इसको सेव किया जाता है, उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है किस प्रकार का इंटरनेशनल सिस्टम होगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि यहाँ पर क्लास स्ट्रगल दिखाई देता है। उनका मानना है कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस होती है कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा, और यहाँ पर दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट हमको दिखाई देता है। एक कॉन्फ्लिक्ट जो बुर्जुआजी यानी कैपिटलिस्ट क्लास और प्रोलेटारिएट क्लास के बीच पाया जाता है। तो जो बुर्जुआजी होते हैं यानी कैपिटलिस्ट क्लास, ये डेवलप्ड कंट्रीज को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको कोर के रूप में ये आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरे होते हैं प्रोलेटारिएट क्लास यानी वर्किंग क्लास, यानी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां से वर्कर इनको मिलते हैं। तीसरी ये बात करते हैं इंपीरियलिज्म की और डिपेंडेंसी की। इनका मानना है कि जो एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट है वो वीकर स्टेट्स के जो स्टेट जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसके कारण डिपेंडेंसी बढ़ती है, यानी डेवलप्ड कंट्री पर डेवलपिंग कंट्रीज की डिपेंडेंसी बढ़ती है, और साथ साथ इकोनॉमिक इनक्वालिटीज भी बढ़ती है। इकोनॉमिक इनक्वालिटीज इस तरह से बढ़ती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनके पास सरप्लस कैपिटल एक्युमुलेट होता है, और साथ साथ वहाँ पर जो लेबर का वेजेस होता है वो हाई होता है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर सरप्लस कैपिटल नहीं होता और जो वेजेस है वो बहुत ही लो वेजेस यानी चीप लेबर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये क्रिटिक करते हैं हेजेमनी का। हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है ये एंटोनियो ग्राम्सी से इन्फ्लुएंस है, जिसको मार्क्सिस्ट स्कॉलर आइडियोलॉजिकल और कल्चरल फोर्स के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और कहते हैं ये ग्लोबल कैपिटलिस्ट जो डोमिनेशन है उसको सस्टेन करने में मदद करते हैं। अगर मेजर थ्योरिस्ट की बात की जाए मार्क्सिस्ट आईआर की, तो इसमें नाम आता है कार्ल मार्क्स का, व्लादिमीर लेनिन का, एंटोनियो ग्राम्सी का, एजी फ्रैंक का, रॉबर्ट कॉक्स का, स्टीफन गिल का, जस्टिन रॉजनबर्ग का, एंड्रू लिंकलेटर का और मार्क रूपर्ट का। अब आइए हम लोग बेसिक एजम्पशंस को समझ लेते हैं जो मार्क्सिस्ट अप्रोच का है इंटरनेशनल रिलेशंस में।
पहला ये बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का। इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो हाईली इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम के रूप में कार्य करता है। इनका मानना है कि अगर एक पार्ट में चेंज किया जाए इस ग्लोबल ऑर्डर में तो उसका इम्पैक्ट सिस्टम के अदर जो पार्ट है उसमें भी हमको दिखाई देता है। जो मार्क्सिस्ट आईआर थ्योरिस्ट हैं ये एडवोकेट करते हैं स्टडी करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच को अपनाने के लिए। तो स्टडी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर हम स्टडी करना है तो हमको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक जितने भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हैं उनको सबको अपनाना होगा, जिसमें रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है जो एम्फेसिस करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव में। ये इनकॉर्पोरेट करते हैं इसमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी और अदर जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड करने की बात करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए। साथ ही साथ जो मार्क्सिस्ट है ये चैलेंज करते हैं नियो रियलिज्म का, जो वो सेपरेट करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। जब हम नियो रियलिज्म पढ़ रहे थे तो वहां पर देखा है कि जो नियो रियलिस्ट थे इनका मानना था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो स्टेट्स के द्वारा सेव की जाती है, वहां पर डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये डिवीजन करते हैं मटेरियल और आइडियोलॉजिकल ऑर्डिनेशन जो फैक्टर्स है उनको। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट को भी चैलेंज करते हैं और न्यू रियलिज्म की जो थ्योरी है उसको भी ये चैलेंज करते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच। सेकंड इनका जो मेन एजम्पशंस है वो मेन एक्टर्स को लेकर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर हम लोग रियलिस्ट को देखें तो ये स्टेट को प्राइमरी एक्टर्स के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। इसी प्रकार जो लिबरल अप्रोच है वो मल्टीपल एक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें स्टेट्स हैं, स्टेट्स के साथ साथ इंडिविजुअल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जबकि जो मार्क्सिस्ट हैं ये मानते हैं कि इसमें कई क्लासेस पाई जाती हैं जिसमें बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट क्लास होते हैं, सोशल मूवमेंट्स दिखाई देता है हमको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक मार्केट फोर्सेस दिखाई देते हैं जो मेन एक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मार्क्सिस्ट ग्लोबल क्लास स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो ग्लोबल स्ट्रक्चर्स है वो डिवाइड है नॉर्थ वर्सेस साउथ के रूप में, कोर वर्सेस पेरिफेरी के रूप में और फर्स्ट वर्ल्ड वर्सेस थर्ड वर्ल्ड के रूप में। इनका मानना है कि जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है वो कैपिटल रिच स्टेट और कैपिटल पुअर स्टेट्स के रूप में डिवाइड है। कैपिटल रिच स्टेट यानी कि बुर्जुआजी, इनके पास प्रोडक्शंस पर कंट्रोल रहता है। ये प्रोडक्शंस किस प्रकार से होगा, जो प्रोडक्शंस के साधन है उस पर ये कंट्रोल करते हैं। जबकि जो कैपिटल पुअर स्टेट्स है वो प्रोलेटेरिएट कहलाए जाते हैं और ये कैपिटलिस्ट जो रिच स्टेट्स है उनको चीप लेबर और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तीसरा जो इसका एजम्पशंस है वो मार्क्सिस्ट एज ए स्ट्रक्चरल थ्योरी को लेकर, यानी स्ट्रक्चर। मार्क्सिस्ट का मानना है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के द्वारा। इमानुएल वालस्ट्रियन वर्ल्ड सिस्टम की थ्योरी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि जो वर्ल्ड सिस्टम है इसमें सिस्टम, स्टेट सिस्टम और ग्लोबल जो इकोनॉमी है ये दोनों ही इसमें इंक्लूड की जाती है। अगर इनका कंपेरिजन किया जाए मार्क्सिज्म का अदर आईआर थ्योरीज से तो नियो रियलिज्म जो है वो जो वर्ल्ड सिस्टम है या वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको एक इंटरनेशनल सिस्टम्स के रूप में डिफाइन करते हैं और जहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पर वो इंटरनेशनल सिस्टम को बताते हैं, जिसमें यूनिपोलैरिटी की बात करते हैं, बाईपोलैरिटी की बात करते हैं और मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश स्कूल इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर्स है उसको इंटरनेशनल सोसाइटी के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि हमने मार्क्सिस्ट को देखा कि जो वो है वो कोर और पेरिफेरी के रूप में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं। सिस्टम पूरे वर्ल्ड जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जहां पर जो कंट्रोल होता है कैपिटल और प्रोडक्शंस का वो कोर कंट्रीज के पास होता है। चौथा जो एजम्पशन है ये कॉन्फ्लिक्चुअल नेचर ऑफ वर्ल्ड सिस्टम्स को लेकर है। रियलिस्ट और लिबरल का मानना था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किक है, यानी कि कोई सोवरेन गवर्नमेंट नहीं है जो सभी स्टेट्स के बिहेवियर्स को गवर्न करे। जबकि जो मार्क्सिस्ट है वो मानते हैं कि जो वर्ल्ड सिस्टम है वो कॉन्फ्लिक्चुअल्स है, जहां पर क्लास स्ट्रगल हमको दिखाई देता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट्स के बीच होता है। ये compete करते हैं कैपिटल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, नेचुरल रिसोर्सेस के लिए और मार्केट्स के लिए। वो कहते हैं कि जो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है ये फंडामेंटल फीचर्स होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। पांचवा और
आखिरी जो एजम्पशंस है मार्क्सिस्ट अप्रोच का वो मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी को लेकर है। मार्क्सिस्ट जो है तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जो मेथोडोलॉजी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को उसका यूज करते हैं। अगर डिफरेंट आईआर थ्योरीज की बात करें तो वो सभी डिफरेंट मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिबरलिज्म और रियलिज्म जो है तो पॉजिटिविस्ट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये काजल एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करते हैं किसी भी जो वर्ल्ड का इवेंट्स होता है उसको या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने के लिए। वहीं पर कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है तो इंटरप्रिटेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मार्क्सिस्ट जो है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का यूज करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एनालाइज करने के लिए। जो की आइडिया है हिस्टोरिकल मटेरियल का कि जो मटेरियल कंडीशंस होती है इंटरनेशनल सिस्टम में वो इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उसके स्ट्रक्चर्स को सेव करती है, डिफाइन करती है। उनका मानना है मार्क्सिस्ट का कि जो स्टेट है, वर्ल्ड ऑर्डर है और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का परिणाम है, उसी से इवॉल्व होकर आए हैं। जैसे फ्यूडलिज्म था उसके बाद कैपिटलिस्ट हमको सोसाइटी बाद में दिखाई देती है, तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमको दिखाई देता है इंटरनेशनल सिस्टम में। नियो जो मार्क्सिस्ट है इसमें एंटोनियो ग्राम्सी और रॉबर्ट कॉक्स का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये मटेरियल्स के साथ साथ आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि ये इकोनॉमिक डोमिनेंस को मेंटेन करने में मदद करता है या रोल प्ले करता है। लेकिन ये मटेरियल जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको भी उसका ये कोर कॉन्सेप्ट रहता है एंटोनियो ग्राम्सी और रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स का भी। ठीक। तो मार्क्सिस्ट जो आईआर थ्योरी है उसमें मटेरियलिस्ट हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म मेथड्स है उसको अपनाया जाता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए। अब हम लोग मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इंपीरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। तो मूरे नूनन जो है वो कैटेगराइज करते हैं इवोल्यूशंस ऑफ मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इंपीरियलिज्म को तीन कैटेगरी में, तीन फेज में वो बांट कर देखते हैं। पहला जो फेज होता है उसको पायनियर ऑफ इंपीरियलिज्म कहते हैं, जिसमें दो प्रमुख थिंकर्स का नाम आता है, जॉन ए हॉब्सन्स और लेनिन का। सेकंड जो फेज आता है उसको न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म कहा जाता है। और थर्ड जो फेज आता है उसको ग्लोबलाइजेशन इरा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म कहा जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो फर्स्ट फेज है यानी पायनियर ऑफ इंपीरियलिज्म की थ्योरी। इसमें प्रमुख थिंकर्स जॉन ए हॉब्सन्स का नाम लिया जाता है जो एनालिसिस करते हैं इंपीरियलिज्म को। जॉन ए हॉब्सन्स मार्क्सिस्ट थिंकर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने इंपीरियलिज्म जो विचारधारा है उसको एनालिसिस किया है मार्क्सिस्ट का थॉट में, इसको इसका इन्फ्लुएंस हमको दिखाई देता है। जॉन ए हॉब्सन्स अपनी पुस्तक लिखते हैं इंपीरियलिज्म ए स्टडी जो 1902 में पब्लिश होती है। वो कहते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं तीन इंटर रिलेटेड कैपिटलिस्ट प्रॉब्लम को। ये तीन आइडेंटिफाई करते हैं कैपिटलिस्ट प्रॉब्लम। पहला कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन पाया जाता है, यानी ये प्रॉफिट्स के मोटिव से कोई भी जो सामान है प्रोडक्शन है वो ज्यादा मात्रा में करते हैं। फिर अंडर कंजम्पशन पाया जाता है। इनका मानना है कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको लो वेजेस दिया जाता है। लो वेजेस के कारण वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो जो गुड्स हैं जितना प्रोड्यूस होता है उसको कंज्यूम नहीं कर पाते। और ओवर सेविंग का प्रॉब्लम बताते हैं। ओवर सेविंग है जो कैपिटलिस्ट है, यहाँ पर सरप्लस जो वैल्यू है, सरप्लस जो प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेट होता है, वो उसको अपने कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते या वर्कर्स का वेजेस हाई नहीं करते, बल्कि उसको री इन्वेस्ट करते हैं अदर कंट्री में। डोमेस्टिकली जो है तो उसको इन्वेस्ट नहीं करते, उसको फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां से रॉ मटेरियल्स उनको प्रोवाइड हो। तो ये तीन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं जॉन ए हॉब्सन्स। लेनिन के मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म क्या है उसको समझ लेते हैं। लेनिन जो है तो सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं इंपीरियलिज्म को मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव थे। अपनी जो पंपलेट लिखते हैं इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म जो 1916 में पब्लिश्ड होती है। इनका आर्गुमेंट है कि जो इंपीरियलिज्म है वो इकोनॉमिक फैक्टर से ओरिजिनेट होता है, ना कि पॉलिटिकल या मिलिट्री फैक्टर से। इनका मानना है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये इवॉल्व होते हैं कंपटीशन से, यानी पहले फ्री मार्केट्स होता है, फ्री मार्केट धीरे धीरे मोनोपोली ऑफ कैपिटलिज्म में बदल जाती है। कुछ वर्ग जो कुछ कैपिटलिस्ट वर्ग हैं उनके पास उन सामानों के प्रोडक्शंस की मोनोपोली हो जाती है, जिसके कारण कैपिटलिस्ट जो है तो फेस करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न देयर ओन इकोनॉमी। और वो जो मार्केट्स है यानी अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए और रॉ मटेरियल्स के लिए वो अब्रॉड पर जो है तो यानी दूसरे फॉरेन जो लैंड्स हैं उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, और इसके लिए वो वहाँ अपने कॉलोनियल
कॉलोनीज को एक्सपेंशंस करते हैं, यानी वहाँ की टेरिटरी पर अपना अधिकार जमाते हैं, राज करते हैं। और इंपीरियलिस्ट वार होता है कैपिटलिस्ट जो स्टेट्स हैं उनके बीच। अब ये क्या होता है, अधिक से अधिक टेरिटरी करने के लिए जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं, रिच स्टेट हैं, बुर्जुआजी जो हैं, उनके बीच ये वार युद्ध होने लगता है। ये मानते हैं कि जो इंपीरियलिज्म है उसका फाइनल वो कैपिटलिज्म का फाइनल स्टेज है जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म देता है। इनका मानना है कि जो लेनिन का मानना है कि जो इंपीरियलिज्म है वो समाप्त होगा प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशंस के द्वारा और साथ ही साथ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शंस के द्वारा। यानी अगर प्रोडक्शंस का कलेक्टिव ओनरशिप हो जाएगा और प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशंस करेंगे तभी जाके ये इंपीरियलिज्म जो है वो समाप्त होगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है लेनिन्स की थ्योरी का, उसको समझ लेते हैं। लेनिन की जो थ्योरी है एक्सप्लेन करती है जो इंपीरियलिज्म है, जो इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस माना जाता है कैपिटलिस्ट मोनोपोलिस्टिक नेचर्स का। यानी जब इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से जो कैपिटलिस्ट राइज होते हैं वो बाद में इंपीरियलिज्म को, यानी फॉरेन जो कॉलोनीज है वहां पर अपने सामान का प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट करते हैं वहां से रॉ मटेरियल चीफ लेबर्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं अपने कंट्री में। साथ साथ ये रिजेक्ट करते हैं रिफॉर्मिस्ट अप्रोच को। इनका मानना है कि जो इंपीरियलिज्म है वो ऑल कैन बी कुड बी ओनली एबोलिश्ड विद द ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म। यानी जब कैपिटलिज्म को हम लोग ओवरथ्रो कर देंगे, प्रोडक्शन जो है उसका कलेक्टिव ओनरशिप हो जाएगा, तभी ये इंपीरियलिज्म समाप्त होगा। केनेथ वाल्स लेनिन्स की इस थ्योरी को एलिगेंट एवं पावरफुल बताते हैं। अब हम लोग नियो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है इंपीरियलिज्म की उसको समझ लें। ये सेकंड फेज माना जाता है मार्क्सिस्ट इंपीरियलिज्म थ्योरी का, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद शुरू होता है। इसके जो प्रमुख थिंकर्स आते हैं उनमें नाम आता है पाउल स्वेजी का, पाउल बरन का, डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट जैसे एजी फ्रैंक, समीन अमीन और इमानुएल बर्नस्टीन का। पाउल स्वेजी का कंट्रीब्यूशन क्या है मार्क्सिस्ट इंपीरियलिज्म थ्योरी में, उसको समझ लेते हैं। इनको नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी का ऑफ इंपीरियलिज्म का फाउंडर माना जाता है। ये इंपीरियलिज्म को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ये एक टूल है जो बाइंड करता है मिडिल क्लास को टू बिग कैपिटलिस्ट और एलिनेट कर देता है जो वर्किंग क्लास है उनको। ये आइडेंटिफाई करते हैं 5 स्टेज को इंपीरियलिज्म के, यानी जो इंपीरियलिज्म है वो 5 स्टेज में आगे बढ़ता है। पहले होता है कंपटीशन कैपिटलिस्ट स्टेट्स के बीच, फिर इसके बाद मोनोपोली ऑफ कैपिटलिज्म होता है, इसके बाद कैपिटल का एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर ग्लोबल मार्केट के लिए राइवलरी होती है और फिर कॉलोनाइजेशन होता है अनऑक्युपाइड जो टेरिटरीज हैं उनके लिए। ये जो पॉल स्वेजे हैं ये एनालाइज करते हुए लिंक बताते हैं फासिज्म और इंपीरियलिज्म का। ये शो करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार फासिज्म जो है तो सोसाइटीज की जो इकोनॉमी है और क्लास उसको डिस्टर्ब करता है और क्लास स्ट्रगल को बढ़ाता है। ये वर्ल्ड वार सेकंड को कॉम्बिनेशन मानते हैं 3 कॉन्फ्लिक्ट का। पहला ये कॉन्फ्लिक्ट है वार ऑफ कॉलोनियल रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेकंड ये मानते हैं वार बिटवीन कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, और तीसरा ये एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल के रूप में देखते हैं जो कॉलोनाइज्ड रीजन है उनको। ये आर्गू करते हैं कि जो इंपीरियलिस्ट है इसके कारण जो है तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होता है, यानी कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है कॉलोनीज का वो रुक जाता है, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होता, अंडर डेवलप वो कंट्रीज रहती हैं और पुअर होती जाती हैं। तीसरा जो फेज आता है वो ग्लोबलाइजेशन इरा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म का आता है। ये पोस्ट कोल्ड वार फेज है जिसमें मार्क्सिस्ट थॉट जो है तो इंपीरियलिज्म का इवॉल्व होता है इन द रिस्पांस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के रिस्पांस में थर्ड फेज जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म है वो आती है। इसके अगर की थ्योरिस्ट की बात की जाए तो इसमें नाम आता है माइकल हर्ट्ज, एंटोनियो नेग्री, जेम्स पेट्रोस, डेविड हैरवे, एलिन मैक्सकिन वुड और लियो पेनिट्स का। हर्ट्स एंड नेग्री अपनी थ्योरी देते हैं अपने बुक एम्पायर में, जिसमें वो आर्गू करते हैं कि जो ट्रेडिशनल स्टेट लेड इंपीरियलिज्म था वो अब रिप्लेस हो गया है ग्लोबल जो सोवरेंटी है उसके द्वारा। इनका मानना है कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है इसमें पावर का डिफ्यूजन देखा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन देखा जाता है, कुछ बल्कि पावर जो है वो हर कंट्रीज कैपिटलिस्ट जो स्टेट्स हैं वहां पर डिफ्यूज हो जाती है, उनके पास होती है, और जो क्लासिकल इंपीरियलिज्म था वो समाप्त होने के कगार में दिखता है। उनका मानना है कि देयर आर्गुमेंट अलाइन विद द मार्क्सिस्ट विजन ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, यानी जिस प्रकार कार्ल मार्क्स ने एक स्टेटलेस सोसाइटी की कल्पना की थी, कम्युनिज्म का कल्पना की था, उसी प्रकार ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद जो है तो ये जो आर्गुमेंट्स है वो यहाँ पर सही होता दिखाई देता है।
साथ-साथ इनका क्रिटिसिज्म होता है ग्लोबलाइजेशन इरा के अदर जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स रहे हैं उनके द्वारा। मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर रिजेक्ट करते हैं हार्ट एंड नगरी का जो क्लेम है, वो कहते हैं कि ये जो अदर मार्क्सिस्ट है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एम्पिरिज्म है वो अभी भी एग्जिस्ट में है लेकिन न्यू फॉर्म के रूप में है। यहाँ पर इकोनॉमिक डोमिनेंस देखा जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, न्यू लिबरल पॉलिसीज दिखाई जाती हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं वीकर इकोनॉमीज को, और ग्लोबल फाइनेंस एंड डेप्ट मैकेनिज्म जो है जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये टूल्स हैं कंट्रोल करने के लिए जो वर्ल्ड के पोरेस्ट या डेवलप्ड या डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनको लिए। तो ये जो फेज है मार्क्सिस्ट थॉट का ये कंटिन्यू बना हुआ है और ये अभी भी डिबेट्स का विषय है ग्लोबल कैपिटलिज्म के बीच में, जो एम्पिरिज्म के रूप में दिखाई देता है आज भी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मार्क्सिस्ट के जो बेसिक एजम्पशंस थे या की फीचर्स क्या हैं उसको देखा, और साथ ही साथ हमने देखा एम्पिरिज्म की जो थ्योरी है मार्क्सिस्ट की उसको हमने समझने की कोशिश की इंटरनेशनल रिलेशंस में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नियो मार्क्सिज्म को समझने की कोशिश करेंगे आईआर के पर्सपेक्टिव से। तो धन्यवाद। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ और डेली एमसीक्यूज होते हैं, उससे भी आपको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।